नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है ना, उस दिन से पाकिस्तान से लेकर भारत में बैठा हुआ एक बड़ा इकोसिस्टम समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ हो क्या गया है। उस दिन से उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बचा है कि किस तरीके से भारत सरकार हो, भारतीय फौज हो, भारतीय नैरेटिव हो, उसमें की कोई कमी ढूंढी जाए, क्योंकि उनके पास और तो कुछ बचा नहीं। पाकिस्तान के पास एयर बेसिस नहीं बचे, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई स्टैंडिंग नहीं बची, तो कुछ ऐसी गलतियां ही ढूंढ ली जाएं जो इन लोगों के खिलाफ वो लेकर पूरे दिन नाच सकें, अपनी एक तरीके से कह सकते हैं ईगो को मसाज कर सकें। लेकिन उन्हें कोई मौका मिल नहीं रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है उन्हें एक छोटा मौका मिला है, एक छोटी विंडो मिली है। दरअसल सीडीएस अनिल चौहान जी का एक बयान सामने आया है और उसको लेकर पूरा का पूरा इकोसिस्टम खुश है कि देखिए, सीडीएस अनिल चौहान जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भारतीय जो प्लेन्स थे वो गिरे थे, और हम तो पहले दिन से कह रहे थे। मतलब उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि भारतीय प्लेन्स गिरे हैं, उन्हें इस बात की खुशी है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में प्लेन गिर गए हैं। मान लीजिए गिरे भी हैं, अभी उसी के ऊपर पूरा का पूरा फैक्ट चेक और एनालिसिस होगा। मान लीजिए गिरे भी हैं, वो तो खुश ऐसे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ा रहे थे। लेकिन उसके अलावा अब बात करते हैं दरअसल उस बयान में क्या था और बयान का मंतव्य और मतलब क्या था। सीडीएस अनिल चौहान जी सिंगापुर गए हुए हैं। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग्स करके एक बड़ा प्रोग्राम होता है, जैसे भारत में रायसीना डायलॉग्स होता है। उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उस स्तर के पूरी दुनिया के लोग आते हैं और एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही नामी प्लेटफॉर्म है। तो भारत ने पहली बार सीडीएस लेवल के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स को वहां पर भेजा, अपने नैरेटिव को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। वो वहां पहुंचे क्योंकि ऑप सिंदूर के बाद ये बहुत जरूरी है कि भारत की बात रखी जाए। हम तो बहुत सारे डेलीगेशंस भी भेज रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। कोलंबिया की घटना का भी जिक्र करूंगा मैं अभी। तो जब सीडीएस अनिल चौहान जी वहां पहुंचे तो उस दौरान ब्लूमबर्ग नाम की एक संस्था है, जो मीडिया पोर्टल है, मीडिया हाउस है, उसने उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और ब्लूमबर्ग ने एक सवाल पूछा। और लोग ऐसे हो रहे हैं कि जैसे शायद सीडीएस अनिल चौहान जी को पता ही नहीं था कि ये सवाल आएगा और वो उसमें फंस गए हैं। और भैया देखो, जो भारत सरकार है और भारतीय आर्मी है, उसने एक ब्लंडर कर दिया है। भैया 7 और 8 तारीख से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारतीय प्लेन्स शूट डाउन हुए हैं क्या, लॉसेस हुए हैं क्या। तो क्या सीडीएस अनिल चौहान जी को ये पता नहीं होगा कि ब्लूमबर्ग मुझसे ये सवाल पूछेगा? बिल्कुल पता होगा। सवाल क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया गया, इससे ज्यादा जरूरी लोगों के लिए हो रहा है कि क्या कह दिया। ये भी तो समझे क्या कहा है। ब्लूमबर्ग ने सवाल पूछा कि क्या जो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के जेट लॉस हुए हैं, क्या वो सही है। उन्होंने जो अनिल चौहान जी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि कितने जेट डाउन हुए हैं, जरूरी ये समझने हैं क्यों डाउन हुए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जेट लॉस हुए हैं, डाउन हुए हैं। सबसे पहले समझिए, जब 11 तारीख को प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीजीएमओ, इन सब की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें साफ कहा गया था कि हमारे जितने पायलट्स हैं सारे सुरक्षित वापस आ गए हैं। हो सकता है कि इस दौरान कुछ टारगेट, हमारे कुछ प्लेन्स लॉक कर लिए गए हों, हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स एयर मैन्यूवरिंग हुई हो, एंगेजमेंट चैलेंजेस आए हों, बहुत कुछ हो सकता है। भारत, जिस दिन भारत ने, देखिए ऑब्जेक्ट हो क्या रहा था डायरेक्ट, सबसे पहले भारत का एक ऑब्जेक्टिव था, उसने वो ऑब्जेक्टिव तय किया। दूसरा, उसने वो ऑब्जेक्टिव तय कर कर उन टेरर कैंप्स के ऊपर हमला किया। उसके बाद 7 और 8 तारीख की रात को निश्चित तौर पर डॉग फाइट हुई, निश्चित तौर पर बहुत सारे प्लेन्स उधर से उड़े, इधर से उड़े, बहुत सारी मैन्यूवरिंग हुई, वो सबको पता है। उसके बाद हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, हमने उन्हें एक्टिवेट किया, ये एंटिसिपेट करते हुए कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक्शन होगा। और जो हमारा आकाश तीर था, आकाश था, L-70 था, S-400 था, सबने अपना बेहतर काम किया। पूरे के पूरे जो उनकी तरफ से ड्रोन्स आ रहे थे और सब चीज आ रहे थे, उसे न्यूट्रलाइज कर दी। और उसके बाद उनके 11 एयरबेसेस उड़ाए और एट लास्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर साफ कह दिया कि हमारी नई फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारी नई मिलिट्री डॉक्ट्राइन क्या है, वो तय कर दिया। जब आप ये 6 से 7 स्टेप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ये लगता है कि भारत कहीं बैकफुट पे था? निश्चित तौर पर नहीं था। किसी भी जंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव भारत ने तय किया और उसे हासिल किया। जो सीडीएस अनिल चौहान जी ने कहा वो ये कहा कि उस रात निश्चित तौर पर कुछ जेट डाउन हुए थे,
डाउन हुए थे मतलब वो उतरे थे, पायलट सेफ है। मेरे दो सवाल हैं, अगर जेट लॉस होते, अगर कहीं गिरते, तो भैया कहीं तो उसकी रेकेज की फोटो आती, कहीं तो जेट से इजेक्ट हुए पायलट का पैराशूट से गिरना किसी तो जगह होता। इतनी डेंसली पॉपुलेटेड जगह है, सब जगह इतने, हर लोगों के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल कवरेज और डेटा नेटवर्क का कवरेज इतना व्यापक है भारत के अंदर कि हर कोई व्यक्ति सबसे पहले कुछ होता है तो फोन निकालता है और सबसे पहले वीडियो बनाता है। अगर कहीं रेकेज मिलता, राफेल का, मिग का, मिराज का, कहीं तो कुछ होता, सुखोई का, तो कहीं तो कोई फोटो आती। कोई फोटो नहीं है। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए सारी फोटोज मिलिट्री ने और इंटेलिजेंस एजेंसी उसने डिलीट करा दी। उस दौरान अमेरिका, चाइना, सबके सैटेलाइट्स घूम रहे थे, वो सैटेलाइट तो कहीं से पकड़ते, वो नहीं पकड़। तो सवाल यह है कि जब सारे पायलट सेफ आ गए, कोई रेकेज नहीं मिला, तो इसका मतलब यह है कि जो जेट डाउन की बात अनिल चौहान जी ने कही है, वो यह है कि हो सकता है कोई हिट हुआ हो, कुछ हुआ हो, लेकिन सारे के सारे सेफली लैंड हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हिट हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि रडार ने डिटेक्ट कर लिया हो, कोई लॉक हो गया हो, कोई डॉग फाइट में हो, कुछ भी हो सकता है। भारत को यह लगा कि कुछ टेक्टिकल मिस्टेक है, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। हमने अपने सारे प्लेन्स को कहा कि भैया वापस आ जाओ, ये रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम ये वाला रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा हमने अगले 48 घंटे में अपनी सारी टेक्निकल मिस्टेक्स को सुलझाया। हमने वहां पर इंटेलिजेंस गैदर की, हमने सर्वेलेंस किया, रिकॉनेसेंस किया, ह्यूमन इंट हो, सिग्नल इंट हो, हमने जितना भी अपना सैटेलाइट फुटेजेस हो, उन सब के हिसाब से हमने एक नेट असेसमेंट किया, जिसे आप बैटलफील्ड लर्निंग कह सकते हैं। वो एक नेट असेसमेंट करके हमने कहा कि ये रास्ता सेफ नहीं है, हम इस रास्ते से जाएंगे। और जब हम इस रास्ते से गए तो 10 तारीख को क्या हुआ, ये सबने देखा। उन्होंने एक बात और कही महत्वपूर्ण, कि जब ये हो रहा था, जब हमारे जेट्स डाउन हो गए, यानी कि वापस आ गए, उसके बाद हमारे सारे जेट्स उड़े और जाकर 10 तारीख को कांड कर दिया। तो इसका मतलब जेट डाउन हुए, निश्चित तौर पर हुए। हमने जो रास्ता अपनाया शायद वो बेहतर नहीं था, या उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश थी, इसलिए दूसरे रास्ते अपनाया गया। जब आप पूरे उसको पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये लिखा है, मतलब मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जेट्स वर डाउन, लेकिन ये समझिए क्यों डाउन थे, क्योंकि कुछ टेक्निकल फेलियर्स हुए, उन्हें असेस किया, उसके बाद सारे जेट्स उड़े 48 घंटे में, और जाकर पाकिस्तान के 11 बेसिस उड़ाए। ब्रह्मोस है, अलग अलग मिसाइल्स हैं, जेट्स हैं, हमारे ड्रोन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमने उसका इस्तेमाल किया। तो कहीं पर भी यह सिद्ध नहीं होता कि जेट को नुकसान हुआ है। दूसरी चीज छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई जेट गिरा है, कोई भी जेट गिरा है, तो भारत पे पैसे की कमी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारे सारे पायलट सेफ। भैया सिर सुरक्षित तो पकड़ी 1000, पायलट बच जाएगा तो 100 जेट उड़ा लेगा, सारे पायलट सेफ हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए एक जेट, दो जेट गिरता भी है, गिरा भी है, मैंने मान लिया, कुछ लोगों को खुश करने के लिए मान लिया, बात पे पैसे की कमी है क्या भैया? $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर अंबानी और टाटा को ही कह दें कि भैया आपका जो सीएसआर का बजट होता है ना, 2% प्रॉफिट का 2% है, वो एक साल के लिए भारत सरकार को दे दे, 50-60 राफेल तो वैसे खरीद लेगी भारत सरकार। अगर सारी कंपनीज अपना सीएसआर का बजट ही दे दे एक साल के लिए भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को, आप कहां से कहां चीजें पहुंच सकती हैं? तो भारत में पैसे की कमी है क्या? नहीं। और जेट आ सकते हैं निश्चित तौर पर, भारत तो बल्कि और 100 राफेल खरीदना चाह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भैया F-35 ले लो, रशिया कह रहा है कि सुखोई ले लो, बहुत सब लोग लगे हैं लाइन के अंदर। तो भारत के पास पैसे की कमी नहीं है। तो जेट अगर डाउन हो भी गया, मान लीजिए लॉस भी हो गया, तो क्या दिक्कत है भैया? जब इंडिया नेपाल का, इंडिया जिम्बाब्वे का क्रिकेट मैच होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि भारत का एक भी विकेट नहीं गिरेगा। हो सकता है एक दो विकेट गिर जाए, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? युद्ध में ऑब्जेक्टिव तय किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हासिल किए जाते हैं, उसी से युद्ध जीता या हारा वो निर्णायक चीजें तय होती है। कोई भी ऐसी दुनिया का युद्ध नहीं है, जब घोड़े और पैदल लड़ते थे तब से लेकर आज तक के युग में, जहां दोनों तरफ नुकसान ना हुआ हो, लेकिन आखिर में यह देखा जाता है कि कौन जीता। महाभारत के युद्ध में भी अभिमन्यु मारा गया था, लेकिन पांडव जीते, और जीत पांडवों की याद रखी जाती है। वैसे ही भारत ने, हो सकता है कुछ 2-4 ड्रोन भी गिरे होंगे, हो सकता है एक आधे प्लेन को नुकसान भी हुआ होगा, हो सकता है कि एक आधी मिसाइल गिरी भी होगी। हाँ, 14 लोग भी उसमें मारे गए हैं, दुखद है। 5 ने
ऑफिशियल्स भी मारे गए हैं, निश्चित तौर पर वो भी दुखद है, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव जो था भारत का वो तो हासिल किया। टेरर कैंप पे हमला किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, भारत ने उसका ही जवाब देकर उनके 11 बेसिस उड़ाए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पूरे इसमें दिक्कत क्या है। मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। दरअसल उन लोगों को यह दिखाना है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पिक्चर प्रोजेक्ट की, वो उतनी अच्छी नहीं है। दरअसल उन्हें यह दिखाना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राफेल नाम का जहाज खरीदा जिसका हम विरोध करते थे और उसमें कमी थी इसलिए वो गिर गया। और जिस दिन कहीं से ये उड़ती खबर भी आ गई कि राफेल को कुछ हुआ है, उस दिन देखिएगा किस तरीके से ऑर्गेजम आ जाएगा इन लोगों के अंदर। ये मतलब बिल्कुल लालायित बैठे हैं कहीं से नुकसान दिख जाए, क्योंकि ये लोग थे जो चाहते थे कि भारत ग्रिफिन जैसा प्लेन खरीदे, क्योंकि ये लोग चाहते थे भारत अमेरिका का प्लेन खरीदे, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि भारत किसी और देश से प्लेन खरीदे। लेकिन भारत ने उनसे हटकर राफेल खरीदा। और ध्यान दीजिएगा, ये जितनी लॉबी है ना, राफेल के स्पेसिफिकेशंस पे कोई सवाल नहीं उठाते। ये नहीं कहते कि उसका रडार अच्छा नहीं है, वो स्टेल्थ नहीं है, वो फला नहीं है। वो ये कहते हैं कि भैया मोदी ने खरीद लिया है, बस दिक्कत ये है, क्योंकि वो लॉबिंग किसी और के लिए कर रहे थे। और ये भारत में बैठे हुए वही भैया और जीजा जी इन्हीं हथियारों की दलाली से लंदन में कंपनियां बनाते हैं, लंदन में अपने घर खरीदते हैं। उन्हें दिक्कत ये थी कि राफेल खरीद लिया क्योंकि मनोहर पारिकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इनका जो कमीशन था वो मारा गया। और इतने बड़े खरीदार हैं, अगर ये प्लेन के बारे में इतनी ही जानकारी है, अगस्टा वेस्टलैंड में तो खरीदा था ना इन्होंने, फिर क्यों अब भागे भागे फिर रहे हैं कि भैया वो क्रिश्चियन मिशेल पकड़ लिया, अरे अरे दिक्कत हो गई। अगर इतने ही जानकार हैं हथियारों की खरीद फरोख्त में, तो बोफोर्स क्यों किया? तो कुल मिलाकर भारत का एक ऑब्जेक्टिव था, भारत ने वो सेट किया, भारत ने वो अचीव किया। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, भारत ने जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया। भारत ने अपनी टोटल शक्ति का 1 से 5% मुश्किल से लगाया, और पाकिस्तान से लेकर अमेरिका हो, चाइना हो, तुर्की हो, अजरबैजान हो और बहुत सारे देश हो, उन्हें वो मैसेज दे दिया गया। और क्या चाहिए? अगर थोड़ा बहुत 1% में से 0.5% अगर कुछ थोड़ा बहुत भारत को हो भी गया तो क्या दिक्कत है? हमारे मेंस, जो हमारी फोर्सेस के जवान हैं, वो सेफ है ना, बेहतर है। मटेरियल डैमेज है, हो जाएगा, और मटेरियल डैमेज है भी नहीं। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने कहा भैया 6 जेट डाउन है, उन्होंने कहा बिल्कुल रबिश, झूठ, कोई 6 जेट डाउन नहीं है, नंबर झूठा है। अब बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ब्लूमबर्ग को ही इंटरव्यू क्यों दिया, कि भैया भारत में किसी चैनल को इंटरव्यू देकर चीजें क्लियर कर देनी चाहिए थी। ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है, वापो है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, बीबीसी है, ये तो भैया भारत के विरोध में ही रहता है, तो वहां क्यों इंटरव्यू दिया? समझिए उस चीज को। भारत में अगर रिपब्लिक को इंटरव्यू दिया होता, आज तक को दिया होता, इंडिया टुडे को दिया होता, उनकी कोई लोग स्टैंडाई नहीं है पूरी दुनिया में, मतलब उनका कोई महत्व नहीं है। ब्लूमबर्ग जैसी संस्थाएं हैं जिसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया पढ़ती है, कवर करती है, उसे ये कह देते हैं कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। भारत में दे दिया स्क्रिप्टेड है जी। अब ब्लूमबर्ग को वो इंटरव्यू दिया है तो अलग अलग जगह जाएगा। देखिए, हो सकता है कि आम पब्लिक में नैरेटिव बनाने के लिए वो बहुत बेहतर है कि आपने 10 सेकंड की, 20 सेकंड की क्लिप उठाई और कहा कि जेट्स वर डाउन, लेकिन वो जिन लोगों के लिए बोला गया है, जिस डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बोला गया है, जिन देशों के लिए बोला गया है, जिन एक्सपर्ट्स के लिए बोला गया है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि सीडीएस ने क्या कहा है। उन्हें पता है कि इस सेगमेंट में इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है, क्योंकि पब्लिक के कंजम्पशन के लिए वो इंटरव्यू नहीं था, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंजम्पशन के लिए, उन फोर्सेस के लिए, उन लोगों के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, उन लॉबीज के लिए कंजम्पशन के लिए था, और वो समझ रहे हैं कि क्या बात कही गई है। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और रिफाइंड वे में कहा जा सकता था, या सरकार को इस पे त्वरित रूप से एक एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता था कि असल में ये मतलब है। वो कम्युनिकेशन गैप निश्चित तौर पर है, लेकिन मुझे लगता है कि सीडीएस अनिल चौहान जी ने कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे ये लगे कि भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे जवान सुरक्षित। सिंपल बात यह है कि जो हुआ बहुत बेहतर हुआ। उसके अलावा आप देखिए, ये फेक न्यूज ऐसी तो फैलती हैं। अब एक फेक न्यूज फैला दी थी, अरे वो रशिया और पाकिस्तान के बीच में देखो डील हो गई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, फिर रशिया को क्लेम करना पड़ा कि नहीं नहीं झूठ है, ऐसा कुछ नहीं।
ऐसे ही 10 सेकंड 20 सेकंड की क्लिप काटी और चला दी। राजदीप से लेके और जितने रवीश कुमार से लेके और जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, अरे बस मजा आ गया, आज का कोटा पूरा हो गया, अब मजा आ रहा है, मोदी की ये हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप सीडीएस अनिल चौहान जी के बयान को एक सही नजरिए से बैठकर समझेंगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां ये बताया गया हो कि अभी उस असेसमेंट पे फाइनल मत पहुंचे। और मैं फिर कहूंगा, नुकसान हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फाइनल सिंदूर क्योंकि कंटिन्यूड है, बाकायदा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी कहा गया था जब तक ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर है तब तक सारी ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं दी जाएंगी। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही अभी मानसून सत्र आने वाला है संसद का, उसमें सरकार इस पर निश्चित तौर पर व्यापक बहस करेगी, ये सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, जो कमिटीज हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज है उसमें पूछे जाएंगे, सरकार वहां पर निश्चित तौर पर जवाब देगी। थोड़े दिन के लिए रुकिए, सही जगह सही समय सही प्लेटफॉर्म का इंतजार कीजिए, जवाब आएगा। सरकारें इतनी बड़ी चीज नहीं छुपा सकती जहां ये हो कि जेट्स लॉस हो गए, हुए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी इतना ज्यादा के ऊपर हल्ला हंगामा या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन ये सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की बजाई है ना, जो वो नैरेटिव है उसे कहीं दबा दो, भारत की उपलब्धि को छोटा कर दो। 11 बेस उड़ाए वो नहीं मैटर करता, एक प्लेन गिर गया वो मैटर करता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए ये बहस निरर्थक है, आगे इस पे बात की जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटीज हैं उन्हें तय कर उनके ऊपर बात हो, उसके ऊपर आगे बढ़ा जाए, वो ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।